Hello guys, now we will discuss about some basics of power electronics. Power electronics is a technical field dedicated to study, analyze, construct and maintain electronic circuits capable of controlling electric energy flow. इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी की गेम है सारी। मैकेनिकल एनर्जी को कहीं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जो कि अल्टरनेटर होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जो कि मोटर होती है आपकी। मोटर में क्या होता है, आप उसको इलेक्ट्रिकल वाली एनर्जी देते हो किलोवाट आवर में, वो आगे आपको मैकेनिकल एनर्जी देती है। पी इक्वल टू टॉ ओमेगा, उसको फिर टाइम से ज़रब दे दें, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। तो रिलेटेड फील्ड्स इंक्लूड डिवाइसेस एंड मटेरियल्स, कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स, पावर एंड एनर्जी। तो इसमें जो कंट्रोल सिस्टम्स आप लोगों ने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जितनी इनोवेशन हो रही है पावर के अंदर भी, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हो रही है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी इनोवेशन हो रही है सारी कंट्रोल सिस्टम्स की वजह से हो रही है। कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंक्लूड स्विचेस ऑफन कम्यूटेटेड एट अ हाई रेट। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है ऑन ऑफ होना, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ठीक है, इसको कम्यूटेशन बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये आगे थायरेस्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको बताऊंगा। एक होती है नेचुरल कम्यूटेशन, जैसे एक डायोड है, डायोड में एनोड कैथोड होता है ना, अगर उसका एनोड कैथोड से पॉजिटिव हो जाए 0.7 वोल्ट तो वो चल नहीं जाएगा, तो चल जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। एक डिवाइस है जिसको रोक सकते हो, उसको कहते हैं थायरेस्टर। उसमें एक और पिन भी होती है, जब तक वहां ट्रिगर नहीं ना दोगे, भले नोट पॉजिटिव हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा। आगे बात समझ। तो वो क्या है, लेकिन वो भी चलने में है, बंद हो जाएगा सर्किट से, यानी जैसे उसका कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, एनोड नेगेटिव, उसने बंद हो जाना है। समझ रहे हैं आप। अब जो थायरेस्टर होता है, थायरेस्टर लाइन कम्यूटेटेड होगा, डायोड भी लाइन कम्यूटेटेड, क्योंकि ये देखें, लाइन कम्यूटेशन का मतलब ये है कि वो लाइन जब नेगेटिव साइकिल आएगा, एसी का फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव साइकिल आएगा, तो उसका कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन नेगेटिव, वो लाइन से बंद हो जाएगा, यानी उसकी जो कम्यूटेशन हो जाएगी, यानी वो जो ऑफ होगा वो लाइन से ऑफ हो जाएगा। अगर वही थैरेस्टर आपने डीसी में लगाया तो एनोड ने तो पॉजिटिव में लेना है, कैथोड ने नेगेटिव लेना है, चेंज तो वो एसी में होगा ना, डीसी में तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है अब उसको बंद कराना एक मसला है। उस वहां पे हमें फोर्स कम्यूटेशन करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है? फोर्स कम्यूटेशन, उसको फोर्सफुली बंद करवाना है। उसका बड़ी टेक्निक्स है, वो उस वक्त मैं आपको करवाऊंगा। एसी सर्किट्स की थायरेस्टर और डीसी सर्किट में कैसे यूज करना है, फिर उसकी कम्यूटेशन कैसे करवानी है। सही है। तो स्विचेस ऑफन कम्यूटेटेड एट हाई रेट, किलो हर्ट्ज और फास्टर। एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट जिसमें कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स होते हैं, ये उसमें यूज होते हैं। Use of power electronics are linked to the power system development. There are two main groups of power electronic applications. Static application, जिसमें output is primarily electric power. Dynamic या mobile applications, जिसमें output is primarily mechanical power, यानी रोटरी पावर है कोई, तो वो मैकेनिकल आपकी जिसको कहते हैं कि डायनेमिक एप्लीकेशन। जैसे इंडक्शन मोटर है ना, उसमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, वो भी ट्रांसफार्मर होता है। अब एक जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होता है, एक तरफ प्राइमरी कॉइल, एक तरफ सेकेंडरी कॉइल, फिर फ्लक्स होगा, वो चेंज होता है एसी की वजह से, ट्रांसफार्मर काम करता है। इसको कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ट्रांसफार्मर को डांस तो नहीं कर रहा ना, वो पड़ा हुआ है, स्टैटिक है। मोटर घूम रही है, तो मोटर क्या है? डायनेमिक है। मोटर क्या है? डायनेमिक, रोटेट कर रही है, रोटरी है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इन 1880s। 1880 में बड़ा वो पंगा रहा है, यूं समझ लें, एडिसन का और टेस्ला का। टेस्ला जो है वो बड़ा असल जीनियस था ही टेस्ला, जिसने सारी इनोवेशन उसकी थी। एडिसन तो एक बिजनेसमैन था जिसने चीज़ों को यूज़ करके अपने नाम पे बिजनेस किया था, जो एज पर आई नो। अब एडिसन साहब जो थे वो डीसी के ज़रा दीवाने थे, डीसी के हक में थे। ठीक है, डीसी उनके फेवरेट थी। रिलेटिवली स्मॉल पावर प्लांट थे, पर्ल स्टेशन, स्ट्रीट स्टेशन था। अब उस जमाने में ये नहीं थे, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर नहीं थे। डीसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करना एक मसला था। ट्रांसफार्मर में तो इजी है ना, एसी स्टेप अप भी हो जाता है, तभी तो तहलका मचा। स्टेप अप हो जाता है, स्टेप अप कर दो तो आई आई कम हो जाएगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर। जब आई कम होगा, आई स्क्वायर आर कम हो जाएगा, लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे। लो भी एसी आप यहाँ बना रहे हो, चिन्योड के अंदर फैसलाबाद में ट्रांसफर कर दो। यानी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एट लो लॉसेस इज पॉसिबल।
डीसी में नहीं था उस वक्त ये। डीसी में कौन सा उस वक्त ट्रांसफार्मर डीसी पे चलता है? नहीं, वो तो चलता ही एसी पे। तो नो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन आज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ बक कन्वर्टर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बूस्ट कन्वर्टर जो कि स्टेप अप है, और बक बूस्ट जिसमें दोनों ऑप्शन है। बूस्ट बक भी होता है, फिर सैपिक है, फिर जीटा है, मतलब डिफरेंट। अब तो पता नहीं किस किस तरह के आ गए हैं कन्वर्टर्स। बेसिक यही है, बक बूस्ट और बक बूस्ट, या बूस्ट बक। बूस्ट बक भी होता है या बक बूस्ट भी होता है, बक बूस्ट, बूस्ट बक, ये दोनों बक बूस्ट कन्वर्टर्स हैं। अच्छा जी, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लूप्स जिसमें कोई ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं थी, यानी डीसी में क्या होगा कि जहाँ जनरेशन हो रही है उसके साथ ही उसकी यूटिलाइजेशन होगी, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं भेज सकते वरना इसके रॉ लॉसेस तो खा जाएंगे आपको। ओके, लोड्स फॉर इनकैंडेसेंट लैब्स एंड पॉसिबली डीसी मोटर्स, जाहिर है डीसी में जनरेशन है तो लोड भी डीसी होंगे। ये कौन से एसी लोड है या डीसी लोड है? एसी हो गया, एसी एयर कंडीशनर, ये सारे एसी लोड्स हैं, वापडा पे चलते हैं ना, यानी वापडा की जो एनर्जी है वो क्या है, एसी है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखते हैं जी हम कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इन टेस्ला साहब जो थे उनका एसी फेवरेट था। लार्ज पावर प्लांट्स थे जिसमें नाइग्रा फॉल्स थी, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन थी, उनके पास ट्रांसफार्मर था, यानी उस वक्त वोल्टेज को वो स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते थे। ठीक है, इसी वजह से वो चल गए, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन में क्या चीज़ है, आपको वोल्टेज बढ़ाने हैं ना, ताकि करंट कम हो जाए। करंट कम होने से क्या होगा, लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे। So transmission of energy is possible, okay, at low losses. Transmission of electricity over long distances, loads were incandescent lamps and induction motors. इंडक्शन मोटर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये नाइग्रा फॉल्स वाला जो उनके दौर का प्लांट। तो एज एडिसन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स जो था 2000 और उससे अगला फ्यूचर परस्पेक्टिव, पावर सप्लाई टू नियर बाय लोड्स इज मोर एफिशिएंट, रिलायबल, सिक्योर देन long power paths involving transmission lines and substations. Many small power stations needed distributed concept existing grid not suitable for DC loads. For example, computer or to operate induction motors at different speeds. Power electronics allow varying speeds in induction motors and to feed DC loads. अब आप देख नहीं रहे फैन आ रहे हैं घरों में, एसी डीसी फैन इन्वर्टर वाला, उसमें क्या है, कन्वर्जन हो रही है एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी। तो ये कन्वर्जन किसकी मदद से पॉसिबल हुई है? ये कन्वर्जन पॉसिबल हुई है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से। सही है। उस दौर में, एडिसन के दौर में, ना बक होता था ना बूस्ट होता था, किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आज रिसर्च की मदद से आपकी जो है ये चीज़ें पॉसिबल। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख लें, उसमें ये कन्वर्टर्स बड़े यूज़ होते हैं। फिर सोलर देख लें, सोलर में ये सोलर के साथ लगे होते हैं ये बक बूस्ट कन्वर्टर। विंड जनरेशन के अंदर देख लें, ये लगे होते हैं। फिर आपका यूपीएस जो हर घर की ज़रूरत है, इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है, प्योर साइन वेव यूपीएस, वो क्या है, वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हो गई। फिर इसमें एक होते हैं फैक्ट्स डिवाइसेस पावर सिस्टम के अंदर। पावर सिस्टम को स्टेबल रखना है। पावर सिस्टम भाई बड़ा एक औखा काम है कि स्टेबल ग्रिड पूरा रखना। कई मरतबा तो ब्लैकआउट भी हुआ है पाकिस्तान में, आपको पता है, सारा उड़ गया, सारा निज़ाम बैठ गया, ब्लंडर कुछ हो जाते हैं ना, तो वो बड़ा औखा काम है। तो वो कैसे मैनेज हो रहा है आजकल इतनी ऑटोमेशन के साथ, वो फैक्ट्स की वजह से होता है। फैक्ट्स डिवाइसेस उनके तहत, उसमें क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थेरेस्टर्स हैं, वो आप पढ़ेंगे हम आगे। तो ये सारी इतनी सारी मैंने आपको एप्लीकेशंस यहाँ बैठे बैठे बता दी हैं। ठीक है। अच्छा, तो power electronics allow for the voltage and current signals to be transformed. Flexibility, transportation, electrification needs, can use renewable and alternative power sources, can integrate electric energy storage. Power electronics is the only single technology that Edison needed in the late 1800s. एडिसन साहब उस वक्त क्यों उनको सेटबैक मिला, उनके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी। अगर होती तो वो आज हर जगह डीसी होता, आज हर जगह एसी नज़र आ रहा है ना हमें। अगर उस वक्त पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती तो आज हर जगह डीसी होना था। ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस, डायनेमिक से क्या मुराद है, जिसमें कोई मूवमेंट इन्वॉल्व है, रोटरी हो, रोटरी मूवमेंट ही है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स इन इंडस्ट्रीज, ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कि वीएफडीज का मकसद सिर्फ स्पीड कंट्रोल नहीं होता, इससे बहुत सारे बेनिफिट, खर्चा कम हो जाता है। आपका जहाँ खर्चा आ रहा है, लाखों रुपये खर्चा आ रहा है फॉर एग्जांपल, वो खर्चा आपका अगर आधा हो जाए या आधे से भी कम हो जाए, खर्चा आधे से भी कम हो जाता है। ये मैं आपको कैलकुलेशंस करवाऊंगा, मेरे हैं चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हैं देख लें, खर्चा आधे से भी कम हो जाता है।
उसमें साइंस क्या है, स्पीड साइंस है। वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन के लिए स्पीड रिड्यूस करोगे तो पावर 3 टाइम्स कमी होती है। ठीक है, वो आगे हम करेंगे इसको इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आर्गुएबली फॉर विंड जनरेशन, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स, इनमें ये चीज़ें यूज होती हैं। स्टैटिक में क्या होता है, यूपीएस होता है, एनर्जी स्टोरेज इंटीग्रेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, पावर प्लांट्स, पावर सप्लाई, सोलर पावर और माइक्रोग्रिड्स। अच्छा जी, ये देखें आगे वही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 कन्वर्टर्स हैं जिस पे हम फोकस्ड होंगे, यही हमारे सीएलओज हैं। पहला क्या जी, डीसी अच्छा डीसी टू डीसी क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिसको चॉपर भी कहते हैं, एसी टू डीसी रेक्टिफायर, डीसी टू एसी इन्वर्टर और एसी टू एसी साइक्लो कन्वर्टर ऑफन लेस यूज्ड। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं जी, सेमीकंडक्टर स्विचेस में आते हैं, डायोड आते हैं, मॉसफेटीज आते हैं, आईजीबीटीज आते हैं, ये हमने पढ़ लिए होंगे ना। अब एक चीज है जो इसमें आप पढ़ेंगे जिसको मैं हार्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहता हूँ, दिल हर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो है एस सी आर। एस सी आर क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये वो डायोड है, लेकिन इसमें एक मूंछ एक्स्ट्रा है, कि मूंछ निकली हुई है, टर्मिनल एक्स्ट्रा है, उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल टर्मिनल। अच्छा, इसका कंट्रोल सिर्फ ऑन होने में है, वो आधा कंट्रोल है, यानी ऑन होने में कि एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव नहीं चलेगा जब तक के ट्रिगर ना करो, जब तक के पॉजिटिव पल्स ना दो गेट पे नहीं चलेगा। सही है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, आगे हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ब्लॉक कर रहा है। हालांकि एक डायोड तो चल जाता है, अगर एनोड पॉजिटिव हो कैथोड नेगेटिव हो तो चल जाएगा। तो डायोड इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस एंड एससीआर इज अ सेमी कंट्रोल डिवाइस बिकॉज यू कैन कंट्रोल द ऑन बट ऑफ इसने हो जाना है। अगर एनोड नेगेटिव हो गया कैथोड पर इसने बंद हो जाना है, फिर कोई कंट्रोल नहीं है, फिर इसने बंद हो जाना है। तो ये सेमी कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर आप बीजेटी देखें, बीजेटी फुली कंट्रोल्ड है, उसको आप ऑन भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ऑफ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कैसे, बेस करंट आईबी से। और इसी तरह आपका जो है मॉसफेटी, उसको भी आप, वो भी फुली कंट्रोल्ड है, उसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो भी क्या है, फुली कंट्रोल्ड है। लेकिन थायरेस्टर सेमी कंट्रोल्ड है, उसको आप अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हैं लेकिन ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ उसने सर्किट से ही होना है, ऑफ उसने अपनी मर्जी से ही होना है। जब नोड नेगेटिव हो गया उसने बंद हो जाना है, उसने नहीं सुननी किसी की बात, समझ आई। तो ये जो है बेसिकली सेमी कंट्रोल्ड इसको कहते हैं, आगे आएगी ये बातें। तो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स में इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स हैं। इंडक्टर में क्या होता है, हाफ एल आई स्क्र, और कैपेसिटर में क्या होता है, हाफ सी बी स्क्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, एनर्जी का यूनिट इज इक्वल टू एम सी स्क्र। आप सिग्नल करते थे, सिग्नल की आप एनर्जी कैसे निकालते थे, एक्स स्क्र उसकी इंटीग्रेशन करते थे। स्क्र बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अच्छा, अदर कंपोनेंट्स इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है और कंट्रोल सर्किट इसमें होता है, डायोड, मॉसफेटी, ये सारा हमने पढ़ा है, एन चैनल, ठीक है, मॉसफेटी, आईजीबीटी और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देखें वही डायोड है लेकिन अब इसमें एक मूंछ निकल आई है ये, ठीक है। इसको कहते हैं आपका, इसका गेट टर्मिनल कह लें, अब इसको कंट्रोल टर्मिनल है, गेट कह लें, इसका कंट्रोल कह लें। अच्छा जी, ट्रिगर पल्स हम यहाँ पे देते होते हैं। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ी सी, चूंकि पहला लेक्चर है ना, ये जस्ट ओवरव्यू है, ये आगे बहुत डिटेल में है चीज़ें, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये देखें, अब इसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में आप देखें, सबसे पहला कन्वर्टर है बक कन्वर्टर। ये एडिसन साहब के दौर में नहीं थे, ये बाद में आज की तहकीक से डेवलप हुए हैं। तो देखें इसमें क्या है, डीसी है, इनपुट क्या है डीसी, ये क्या लगा हुआ है स्विच, ये क्या लगा हुआ है डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये फिल्टर बना हुआ है एलसी फिल्टर, और ये लोड है। अब देखें ये वही स्विच है, ये वही बक है कि स्विच क्लोज कर दोगे सारे वोल्टेज आगे जाएंगे, ओपन कर दोगे तो नहीं जाएंगे, वही पीडब्ल्यूएम टाइप वही चीज बन रही है, ठीक है। तो ये बक कन्वर्टर है कि इसके ड्यूटी साइकिल पे अगर आप 50% कर दोगे तो आधे वोल्ट आगे जाएंगे, अगर आप इसको ड्यूटी साइकिल बढ़ा दोगे तो ज्यादा वोल्ट जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वी नॉट इज इक्वल टू डी ई। ई क्या है, बैटरी इनपुट, डीसी, डी क्या है ड्यूटी साइकिल, इसका जो स्विचिंग है ये स्विचिंग, और वी नॉट क्या है आपकी आउटपुट। सही है, ये इसको क्या कहते हैं, बक कन्वर्टर। आगे नीचे आ जाए, बूस्ट कन्वर्टर, इसमें थोड़ा सा चीजें चेंज हो रही हैं। देखें सर्किट वही है, सिर्फ लोकेशन चेंज हो गई है, जो स्विच इधर था वो इधर आ गया। सही है, ये इंडक्टर इधर था, ये इधर आ गया, ये देखिए इंडक्टर इधर, स्विच इधर। अब डायोड जो इधर था वो इधर यूं चला गया, ये देखिए, ये कैपेसिटर आ गया। अब ये बूस्ट कन्वर्टर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसे है ये बड़ी डिटेल में हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो, जब ये स्विच शॉर्ट करा दोगे यानी ऑन करा दोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा,
ऐसे ही है ना, स्विच शॉर्ट हो जाएगा या ऑन है या ऑफ, ऑन हो जाएगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ ग्राउंड आ जाएगा, तो क्या होगा कि बैटरी से इंडक्टर फुल चार्ज हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि इंडक्टर में एक लेंजेस लॉ होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है जब आप स्विचिंग करते हो। तो शुरू में इंडक्टर की क्या पोलैरिटी थी, वो इसको पोज करता था, तो ये प्लस ये माइनस, सही है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ये वोल्टेज है वही ये वोल्टेज है, तो शुरू में क्या होगा कि प्लस माइनस, लेकिन जैसे ये स्विच ओपन हो जाएगा, अब ये शॉर्ट है ना, जैसे ही ओपन हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, और हमने एज्यूम किया कि वो इसके बराबर है, तो ये दोनों वोल्टेज माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आपको आउटपुट पे डबल वोल्टेज मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो आउटपुट पे डबल वोल्टेज कैसे आ रहे हैं, इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी की वजह से आ रहे हैं। उसमें एनर्जी स्टोर हुई जब स्विच ऑन था, और फिर जब स्विच ऑफ हुआ तो उसकी जो अंदर एनर्जी थी उसकी वजह से जो वोल्टेज था वो पोलैरिटी चेंज हो गई, क्योंकि वो लेंसेज लॉ है। वो कहता है, इंडक्टर बड़ा अजीब है, पहले कहते हैं मेरे करंट नहीं आना चाहिए, वो पोज करेगा, वो जब आ जाएगा फिर कहना हूं जाना नहीं चाहिए, फिर अब उसको पोज करेगा कि उसका करंट जाए ना। समझ रहे? तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, उल्टा है। समझ रहे? तो प्लस माइनस डबल आगे चले जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बूस्ट। और इसकी इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे, ये मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी डेरिवेशन। तो ये उसका नेट रिजल्ट क्या है, ई ओवर 1 माइनस डी। इसमें ड्यूटी साइकिल पुट करो जरा 0.5, क्या आएगा, 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, तो 2 ई आ जाएगा, डबल आ जाएगा। सही है, बढ़ गई ना आउटपुट। ये है बूस्ट कन्वर्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब इंटरव्यू, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें। बक कन्वर्टर क्या था, बूस्ट कन्वर्टर क्या था, ये सर्किट्स है। अभी पहला लेक्चर है, ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है, सही है। ये तो पूरा एक स्पेशल हो आपका, ठीक है, और बहुत डेप्थ में इसको हम इंशाल्लाह करेंगे। तो एनी हाउ, अच्छा अब ये है तीसरा पॉइंट। तीसरा कौन सा, अभी बक बूस्ट कन्वर्टर, जिसमें दोनों ऑप्शन है, इसमें दोनों ऑप्शन है। अब देखो ये भी कोई डिफरेंट सर्किट नहीं है, ये वही सर्किट है, बस जगह चेंज हो गई है। यही खूबसूरती पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप एक कंपोनेंट को यूं डायोड इसको यूं लगा दो, उसने चेंज हो जाना। इंडक्टर को पैरेलल के बजाय उसको सीरीज में लगा दो, उसने चेंज हो जाना, उसने एक नया सर्किट बन जाना है। ठीक है, जी। तो अब ये देखें बक बूस्ट कन्वर्टर में क्या हुआ है जी, बक बूस्ट कन्वर्टर में वही है सर्किट, क्या है, कुछ भी नहीं। अब ये स्विच इधर था, ये वापस इधर आ गया, ठीक है, और इंडक्टर अब इधर आ गया, और डायोड उधर था, पहले इसका मुंह इधर कर दें ऐसे ही, और कैपेसिटर इधर लगा दें, या कैपेसिटर इधर कर दें, इधर कर दें, ये की बात है। ये बक बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक है, बक बूस्ट कन्वर्टर। अब ये कैसे चलेगा, देखें, इस स्विच को मैं क्लोज कर देता हूं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इधर आ गया, जब ये पॉजिटिव इधर आएगा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस डायोड, ये तो ओपन हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि चार्जिंग शुरू हो जाएगी इंडक्टर की, क्या हो जाएगी, इंडक्टर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है, जब ये स्विच ओपन होगा, तो जब चार्जिंग हो रही थी तो प्लस ऊपर था, माइनस नीचे था ना। अब जब ये स्विच ओपन हुआ तो अब माइनस ऊपर प्लस नीचे आ जाएगा, जैसे माइनस ऊपर हो जाएगा ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सही है। और ये वाले वोल्टेज और प्लस कैपेसिटर के वोल्टेज, क्योंकि नीचे से कैपेसिटर को चार्ज करेगा ना यूं, तो कैपेसिटर पे हम अज्यूम करते हैं पहले कोई वोल्टेज थे या नहीं थे, या जब एक साइकिल के बाद चार्ज होने के बाद आ गए होंगे, तो वो जमा ये वोल्टेज इधर आएंगे। और इसमें देखें आप, पोलैरिटी ऑपोजिट होगी, अगर मैं ऊपर से प्लस और नीचे से माइनस ले रहा हूँ तो ये माइनस में आएगा, सही है। जैसे ये देखें यहाँ पे इसने वी नॉट इक्वल टू माइनस डी ई ओवर 1 माइनस डी, माइनस ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नीचे से चार्जिंग हो रही है ना, तो इस वजह से जब आप मीटर लगाएंगे, रेड की तार ऊपर लगाएंगे, ब्लैक नीचे लगाएंगे, आपको माइनस में मिलेंगे, सही है। तो ये है, तो इसका फार्मूला देखिए क्या है, ये भी हम ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह, माइनस डी ई ओवर 1 माइनस डी। अब इसमें एक पॉइंट है कि ड्यूटी साइकिल कितना रखना है, अगर आप 0.5 से कम रखेंगे तो ये एज अ बक कन्वर्टर काम करेगा, अगर आप 0.5 से ज्यादा रखेंगे तो ये एज अ बूस्ट कन्वर्टर काम करके देख लो आप। इसको 0.4 रख लो, सॉल्व करो तो वो आपका कम ही आएगा, 0.4 ओवर 0.6, 0.4 पॉइंट से कट गया, 4/6 यानी 2/3, 2/3 आएंगे आपके। और अगर इसको रख लो 0.6 रख लो, चलो अब 0.6 में ऊपर 0.6 है, नीचे क्या आ जाएगा 0.4, तो 6/4 1 से ग्रेटर है, तो ई से ज़्यादा आ जाएगा, तो बूस्ट बन जाएगी, सही है।
तो 0.5 का थ्रेश जेन में आपने रखना है। बक बूस्ट कन्वर्टर में 0.5 से कम का ड्यूटी साइकिल होगा तो एज अ बक कन्वर्टर चलेगा, और 0.5 से ज़्यादा होगा तो एज अ बूस्ट कन्वर्टर चलेगा। ओके, ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब और इसमें देखते हैं रेक्टिफायर्स। ये जस्ट बेसिक्स को हम बस अभी रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, रेक्टिफायर में क्या होता है जी, आपको पता है एसी से डीसी बनाते हैं, हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा हुआ, वही वही थ्योरी है सारी। यहाँ पे साइन वेव है, ये पल्सेटिंग आ गई, ये रेक्टिफिकेशन के बाद आई ना, एसी टू डीसी बन गई ये, लेकिन ये इस डीसी में हार्मोनिक्स है, पल्सेटिंग है। तो अगर हमने इसको सीधा खींचना है, हम पहले कैपेसिटर लगाते हैं, लो पास फिल्टर लगाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, रेगुलेटर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था ब्रिज कैसे बनाते हैं। ये आपने एसी दी तो सबके मुंह राइट को रखने हैं, ऐसे ही था ना। ये देखें, ये सही है। अब यहाँ पे आपको प्लस मिल जाएगा, यहाँ माइनस मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोड लगा लें, ऐसे ही था ना। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह नहीं, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, इस तरह से होगा भाई, सीधे कर देगा, बस चीज़ वही है, सर्किट वही है, लेकिन बस इनको वो थोड़ा सा टपोलॉजी चेंज हो गई, यानी मुंह ऊपर हो गए। तो आप ये देख लें, इस तरह से अगर हम कनेक्ट करें यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, प्लस ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ नेगेटिव होगा तो ये वाला 1 और 2 ये चलेंगे पॉजिटिव साइकिल में। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा कि ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी 3, और ये वाला नेगेटिव 4, 3 और 4 चलेंगे। तो इसके थ्रू आपकी यानी ये आपका लोड होगा इधर, ये देखिए, ये आपका लोड कनेक्ट होगा, ये लोड है आपका, ये आपका ब्रिज है, सबके मुंह ऊपर की तरफ कर दिया, सही है। तो ये देखें, ये हम आगे इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका रेक्टिफायर हो गया, और यहाँ पे एक फिल्टर लग गया जो कि इसमें फिल्टर करेगा, और फाइनली आपकी आउटपुट आएगी, सही है। तो ये था रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। अच्छा जी, अब इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर ये देखें, एच ब्रिज आपने सुना होगा, एक आपके पास डीसी है, बैटरी है, फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। आप क्या करती हो कि एच, ये लोड है आपका, ये देखिए ये एच बना दिया आपने। अब आप क्या करोगे, पहले एक और दो, पहले एक और दो को शॉर्ट करा दो, तो क्या होगा कि यूं सर्किट यूं बन जाएगा ना, प्लस माइनस, ऐसे ही है। फिर अगले हाफ साइकिल में क्या कर होगा, 3 और 4 को शॉर्ट करा दो और इसको ओपन करा दो, तो अगले साइकिल में क्या होगा, यूं, यानी अब यहाँ पे प्लस होगा, इधर माइनस होगा। तो मैं इसको इस तरह बना सकता हूँ कि ये पहले, अगर मेरे 12 वोल्ट की बैटरी है, तो पहले मेरे पास 12 वोल्ट आएंगे, ठीक है, ये वाले प्लस माइनस, यहाँ पे 12 वोल्ट मुझे मिल जाएंगे, और अगले लम्हे में मुझे क्या मिल जाएंगे, -12। यहाँ देखो ऑल्टरनेट कर गया ना, ये डीसी है लेकिन ये एसी बन गया है, पहले ये प्लस माइनस था, अब ये माइनस प्लस हो गया। इसी को ही बोलते हैं ना कि जिसमें प्लस और माइनस चेंज होते रहे, पोलैरिटी फिक्स नहीं होती उसकी, डीसी की पोलैरिटी फिक्स होती है, सही है। तो ये जनाब, ये क्या बन गया, इसको मैं क्या कहूँगा, ये डीसी एसी बन गया, इसको कहते हैं इन्वर्टर, और ये है एच ब्रिज इन्वर्टर, और ये सबसे गंदा इन्वर्टर है, बिकॉज स्केयर वेव बना रहा है। स्केयर वेव इज द मोस्ट पोल्यूटेड वेव इन इलेक्ट्रिकल। स्केयर वेव सबसे गंदी वेव, गटर का पानी जिस तरह गंदा तरीन, जो सबसे गंदा पानी है, ये वो है। प्योर साइन वेव नहीं है ये, हमें चाहिए प्योर साइन वेव, वो है फंडामेंटल हार्मोनिक, वो है जो आपकी प्यास बुझाती है, आप पानी पीते, बाकी सारा गंद है, लॉसेज है, समझे, लॉसेज है, ये बहुत पुअर क्वालिटी है इसकी। इसको कहते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, THD, जिसमें आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, THD। एसटी का स्टैंडर्ड है 5% से कम होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा हो तो वो रिकमेंडेड नहीं है। आप हमारे मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी, फॉरेन ट्रेनिंग, उसमें उस बंदे ने, ट्रेनर ने किया हुआ था, ये ऑर्डर किया था सऊदी अरामको का, सऊदी अरामको पता है ना, उसका ऑर्डर उसने किया था। उसने बताया था कि उनके पास एक ये PLC VLC कंट्रोल रूम के अंदर ना कंट्रोलर बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते थे। उसने ऑर्डर किया, उसने वो उनको समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है, सारी चीज़ें ठीक थी। फिर जब उन्होंने THD देखा पावर का, देखो कहाँ फॉल्ट निकला, THD ख़राब था। THD ठीक करवाया, फ़िल्टर विल्टर लगा के पावर को ज़रा साफ़ कर दिया। खुराक है ना यार, देखो ये जो अप्लाइंसेस हैं इनकी खुराक है ना बिजली, वेव,
आपकी खुराक है रोटी, रोटी आपको ऐसे मिक्स मुक्स करके दे दें, आपको है चीज़ें मिला मिलू के आप बीमार नहीं हो जाओगे। इसी तरह ये इनकी खुराक क्या है, इलेक्ट्रिक वेव है, वेव इनकी खुराक है। तो अगर आप उनको गंदी वेव दोगे तो ये इनके लिए सही नहीं है ना, वो बीमार हो जाएंगे। आपके अप्लायंस आपने देखा नहीं आजकल कितनी जल्दी खराब हो रहे हैं, वाई? बिकॉज जो पावर की क्वालिटी है वो बड़ी पुअर है। इसी तरह पोल्यूशन देख लें, हमें एक साफ फिजा चाहिए सांस लेने के लिए, लेकिन हमें क्या धुआं पता नहीं क्या क्या मिक्स हो गया, उसका नुकसान क्या हो रहा है, बीमारियां, होता है ना। ऐसे ही आपके अप्लायंस होते हैं, उनको गंदी वेव दोगे वो जल्दी फारिग हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सही है। तो अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपने ये इसको डीसी को एसी बना दिया, एक साइकिल में ये वाला प्लस माइनस, दूसरे साइकिल में ये वाला कनेक्शन। तो ये देखें, पहले ये दोनों चलेंगे और फिर ये दोनों चलेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपको यहाँ पे इन्वर्टिंग वेव मिल जाएगी, यानी आपको इन्वर्टर बन गया। इसको कहते हैं एच ब्रिज इन्वर्टर। लेकिन क्या ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है? नहीं। क्यों? ये स्केयर वेव देता है, और स्केयर वेव घटिया वेव है, यानी इसमें हार्मोनिक्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी, एनर्जी स्टोरेज। व्हेन एनालाइजिंग द सर्किट, द स्टेट ऑफ ईच एनर्जी storage contributes to the overall system's state, hence there is one state variable associated to each energy storage element। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट क्या चीज़ होती है। स्टेट देखें कंट्रोल सिस्टम की टर्म है, एक कंट्रोल सिस्टम में होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट, लेकिन एक और चीज़ भी है जो हमें मालूम होनी चाहिए इफ़ वी वांट टू एनालाइज द सिस्टम प्रॉपर्ली, उसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। मसलन कैपेसिटर आपको मिल गया, तो कैपेसिटर में स्टेट क्या होगा, उसका चार्ज, उस पर कितना चार्ज है, उस पर कितना वोल्टेज है। सही है। इसी तरह इंडक्टर है, तो इंडक्टर की पूरी मालूमात क्या होगी कि इंडक्टर में कितना करंट है, इनिशियली आपको फुल डिस्चार्ज मिला है या उसमें कुछ ना कुछ चार्ज था। बात समझ रहे हैं? यानी इसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में इसको स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज होता है, प्लस होती है प्लेट, माइनस प्लेट होती है, उसके दरमियान में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। और मैग्नेटिक फील्ड किस में होती है, इंडक्टर में। इंडक्टर क्या होता है, तार पकड़ो उसको लपेट दो, जब लपेटोगे वो सोलेनोइड बन जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी और उसमें एनर्जी पैदा हो जाएगी। ठीक है, 1/2 Li स्क्वायर, और इसमें क्या होती है 1/2 CV स्क्वायर। तो क्रिएटेड बाय द चार्जेस और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रिलेटेड टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएटेड बाय द मैग्नेटिक डाइपोल्स और इलेक्ट्रिक करंट्स। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स में क्या आते हैं, आपके कैपेसिटर हैं और इंडक्टर हैं। ये देखना आप, कैपेसिटर और इंडक्टर। अच्छा, अब इसके जो बेसिक फार्मूले LST में पढ़ लिया होगा, अपना फीडबैक कंट्रोल पढ़ लिया ना आप लोगों ने, अभी पढ़ रहे हो? अच्छा, तो स्टेट वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर में वोल्टेज होगा स्टेट वेरिएबल। ठीक है, और इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू C इंटू dV/dt। तो अच्छा, कैपेसिटेंस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक इनर्शिया कंपेयर्ड विद इक्वेशन। ये न्यूटन का कानून पता ही है आपको, F इज इक्वल टू M में ए क्या होता है, dV/dt। तो देखो दोनों मिलते जुलते नहीं, I इज इक्वल टू C dV/dt और F इज इक्वल टू M dV/dt, ये मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, capacitors will tend to hold its voltage fixed for a finite current with an infinite capacitance. The voltage must be constant, hence the capacitors tend to behave like voltage sources. The larger the capacitance, closer they resemble। कैपेसिटर एनर्जी क्या होगी, 1/2 CV स्क्वायर। ये आपको पता है कि कैपेसिटर पे वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। कैपेसिटर पे ये नहीं कि 5 वोल्ट के बाद ठा करके 2 वोल्ट हो जाए ना, कैपेसिटर पे आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। सही है। ये क्यों है, ये इस फार्मूले की वजह से है ना, कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया एब्रप्टली तो डेरिवेटिव बहुत बढ़ जाएगा, ये करंट आपका बहुत बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? तो dV/dt यानी ये जो चेंज इन वोल्टेज है, ये इसको रेजिस्ट करता है, आपका जो कैपेसिटर है उसको फटाफट चेंज नहीं होने देता है। वही इलेक्ट्रिक इनर्शिया है। आपसे कोई पूछे ना कि इलेक्ट्रिक इनर्शिया क्या होता है, तो आप बताएं कैपेसिटर, इसमें ये वोल्टेज को चेंज नहीं। इसी तरह इंडक्टर में भी है इलेक्ट्रिक इनर्शिया, उसमें करंट का इनर्शिया है, वो करंट को नहीं चेंज होने देता, अगर चेंज होने की कोशिश की फटाफट वोल्टेज डेवलप करता है। सही है। तो अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इंडक्टर में स्टेट वेरिएबल क्या है, करंट है, तो VL इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी।
अब इंडक्टर में करंट नहीं फटाफट चेंज हो सकता, होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये इसमें पावर सिस्टम में सीटियाँ होती हैं करंट ट्रांसफार्मर, उसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ते, ठीक है, उसको क्लोज शॉर्ट करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे वो बर्न हो जाती है। वो खैर बाद में करते हैं उसको डिस्कस। द इंडक्टर इंडक्टेंस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इनर्शिया, इंडक्टर्स विल टेंड टू होल्ड इट्स करंट फिक्स्ड। कैपेसिटर क्या करता है, अपने वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता, इसलिए उसको लो पास फिल्टर लगाते हैं, उसको उसके क्रॉस वोल्टेज स्टेबल रहते हैं, लगाते हैं ना पावर सप्लाई पे, उसके साथ कैपेसिटर लगा देते हैं। इंडक्टर करंट को चेंज नहीं होने देता, सही है, हाँ हाई पास फिल्टर भी। और ये चेंज नहीं होने देगा करंट को, ये कहेगा, पहले कहेगा मेरे में करंट अगर जीरो कहता मेरे से ना करंट ना गुजारो मेरे से, अपोज करेगा। और जब करंट गुजर जाएगा फिर कहेगा हूँ कर दो ना भाई करंट, रहने दो, समझे, अपोज करेगा उसको। So the inductance gives an indication of electric inertia. Inductors will tend to hold its current fixed. Any attempt to change the current in an inductor will be answered by an opposing voltage by the inductor. If the current tends to drop, the voltage generator will tend to act as an EMF. If the current tends to increase, the voltage across the inductor will drop like a resistance. For a finite voltage with an infinite inductance, the current must be constant. The inductors tend to behave like current sources. The larger the inductance, the closer they resemble a current source. और उसमें क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो कैपेसिटर क्या होंगे, एज अ वोल्टेज सोर्स बिहेव करेंगे, और इंडक्टर एज अ करंट सोर्स बिहेव करेंगे। या आपने जो सर्किट्स है ना उसमें ये चीज़ें करवाते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस, उसमें भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये बेसिक्स हैं आपकी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आती है, हमने पढ़ी है, अब हम इसमें थोड़ी सी रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन है बेसिकली। सिंस द कैपेसिटर्स बिहेव लाइक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज, यू शैल नेवर कनेक्ट अ स्विच इन पैरेलल विद अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ पैरेलल में स्विच नहीं कनेक्ट करना भाई। Any attempt to violate this load will lead to high currents. Likewise, you shall never connect a switch in series with the inductor. Any attempt to violate will go to high voltages. यहाँ पे क्वेश्चन हमारे टीचर पूछा करते थे, फिर वो सॉल्व में भी देते थे, अख्तर साहब बाबा डीसी। आप एक्सटेंशन से जब स्विच निकालते हैं स्पार्क होता है, कभी देखा चलते एक्सटेंशन स्पार्क हो जाता है, क्यों होता है, स्पार्किंग क्यों हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। आगे लोड इंडक्टिव अगर हम एज्यूम कर लें उसमें, तो इंडक्टर कहेगा मेरे से करंट ना कम करो, है कि कर दे पे हो, वो क्या करेगा, वो एयर से करंट गुजरवा देगा, लेकिन अपना कोशिश करेगा मेरे ना हो कम, वो एयर को आयनाइज कर देता है बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। यही कॉन्सेप्ट है फ्री व्हीलिंग डायोड का, आपको थोड़ा सा मैंने गाइड किया था पहले, अभी इसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत बहुत डिटेल में आएगा फ्री व्हीलिंग डायोड। स्विच को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्विच के क्रॉस डबल वोल्टेज आ जाते हैं, क्यों, इंडक्टर में स्टोर हो रहे होते हैं जो वो जमा सोर्स डबल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं जो इंडक्टर को शॉर्ट करा देता है, या लोड को आपके शॉर्ट करा देता है, उससे होता है कि हमारा स्विच बच जाता है, सही है, प्रोटेक्शन है। Good. Any attempt to violate this rule will lead to high voltages. Steady state, in between steady state there are transient periods. In steady state the energy in each of the energy storage elements is the same at the beginning and end of the cycle. So yeah, that is ideally power input is equal to power output. Of course during the transient periods, ठीक है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर रियल पावर नहीं खाते, ये आगे हम डिटेल में भी करेंगे इसको, कि इंडक्टर अगर हाफ साइकिल में पावर ले रहा है तो आधे से अगले साइकिल में वापस कर देता है, कैपेसिटर भी अगर आधे साइकिल में पावर ले रहा है उससे अगले में वापस कर देगा, नेट साइकिल का जीरो होगा, सही है, ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है कि जो इन स्टेडी स्टेट द एनर्जी इन ईच ऑफ द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स इज द सेम एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो टोटल आपकी जो पावर इन पावर आउट के बराबर है, तो डेल्टा पी क्या है, जीरो, कोई पावर को छेड़ते ही नहीं है ये, सही है। हाँ एक रेजिस्टेंस है वो आपको तंग करती है, वो आपकी एक्टिव पावर खाती है, इंडक्टर भी नहीं खाता, कैपेसिटर भी नहीं खाता। तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड्स, इफ दे कुड बी कॉल्ड पीरियड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड्स। हाँ, अब ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है कि जिसमें पूरा साइकिल नहीं होता, साइकिल के अंदर एनर्जी पॉजिटिव भी हो रही थी, एनर्जी नेगेटिव भी होती है, वो साइकिल के अंदर होती है। अगर आप एक साइकिल को देखेंगे एवरेज लेंगे तो वो जीरो हो जाएगी। देखिए इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एवरेज पावर, एवरेज एक साइकिल की वो जीरो है, बात समझ रहे हैं। ये आगे हम मैथमेटिकली भी करेंगे सारी चीजें, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये देखें, जैसे यहाँ बता रहे हैं, द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर ऑपरेटिंग इन अ पीरियोडिक स्टेडी स्टेट इज जीरो। ठीक है, तो इसमें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर ऑपरेटिंग इन स्टेडी स्टेट इज जीरो। तो डी डब्ल्यू इज बेसिकली, अच्छा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू एल आई स्केयर। डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू एल आई स्केयर। तो इसको अगर हम एक टाइम पीरियड में लें, एक टाइम पीरियड के बाद यानी टी के बाद जो करंट होगा वो सेम करंट है जो कि जीरो के बाद है। पीरियोडिक करंट है ना। देखिए पीरियोडिसिटी क्या चीज होती है कि वेव यहां से शुरू हुई टी बाई टू, उसके बाद टी, अब आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ जीरो। बात समझ रहे हैं आप, ये है, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ जीरो। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूं, तो जब इसकी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो अच्छा, इंटीग्रेशन करूं या यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम डेरिवेटिव ले लें डी डब्ल्यू, इसका डेरिवेटिव लें आपको, तो वो भी आपका जीरो ही आएगा। यानी आपका जो डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेम है ना, डेरिवेटिव चेंज होते हैं, क्योंकि चेंज तो हुआ कोई नहीं। तो डी डब्ल्यू कितना है, जीरो। जब डी डब्ल्यू जीरो है तो पी आपका जीरो हो गया। ये आगे आगे इंशाल्लाह इसकी हम आगे इस पर पूरी वर्किंग करेंगे नेक्स्ट वीक में, उसमें ये सारे मैथमेटिकली हम ये चीज़ें प्रूव भी करेंगे। अच्छा, अब आगे आते हैं एवरेज वोल्टेज। देखो एवरेज कैसे शो करते हैं, वी एल टी, उसके साथ ये सिंबल, ये एवरेज का सिंबल होता है इसमें। सही है, एवरेज का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन इसके दरमियान में, इसको एवरेज वैल्यू कहते हैं। एवरेज वैल्यू का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आप फॉर एग्जांपल अगर 20 बच्चे हो, आपकी एवरेज निकालनी है नंबरों की क्विज वन में, तो 20 के नंबर जमा करो, उसको 20 से तकसीम कर दो। ठीक है, अब जमा अगर डिस्क्रीट सिस्टम है तो डिस्क्रीटली जमा हो जाएगा ना, 1 जमा 2 जमा 3 इस तरह का। लेकिन अगर कंटिन्यूस सिस्टम है तो रियल नंबर वाला, तो फिर आप इंटीग्रेशन करते हो, तो सबको जमा करो, इंटीग्रेट करो और फिर एंड पे डिवाइड कर दो टाइम इंटरवल के साथ। तो एवरेज का फार्मूला देखें, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t वी एल टी इंटू डी टी। ये है एवरेज का फार्मूला। यहाँ से निकलता है एक रूट मीन स्क्वायर। उसमें क्या होता है कि रूट मीन और यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर, वो आरएमएस बन जाती है। ये आ रही है आगे सारी चीजें। तो एवरेज कैसे निकालनी है, 1 टाइम पीरियड और इंटीग्रेट द फंक्शन वोल्टेज और करंट, वो उसकी क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को इस तरह लिखते हैं। अच्छा, इसकी आप एवरेज वैल्यू निकाल लें, 1/t v इज इक्वल टू एल डी आई। ठीक है, एल बाहर आ जाएगा, आई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, डी आई की इंटीग्रेशन आई हो जाएगी ना, आई आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, आई आ जाएगी। यानी एक्स 1 की इंटीग्रेशन एक्स है, यहाँ पे चूंकि ये आई है तो आई आ जाएगा। और फिर इसमें लिमिट्स भी पुट करें तो वो क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी माइनस आई ऑफ जीरो। लेकिन अगर हम देखें कि ये तो दोनों बराबर हैं, अगर अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज वोल्टेज जीरो आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि पावर एवरेज क्या होगी, एवरेज वोल्टेज इंटू एवरेज करंट। एवरेज वोल्टेज जीरो हो गया। करंट अगर पीरियोडिक है तो एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज जीरो। ये असूल है बेसिकली। लाइकवाइज द एवरेज करंट थ्रू अ कैपेसिटर, ये देखें, एवरेज करंट थ्रू अ कैपेसिटर ऑपरेटिंग इन अ पीरियड स्टेडी स्टेट इज जीरो। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें एवरेज वोल्टेज जीरो है इंडक्टर में, कैपेसिटर में क्या होंगे, एवरेज करंट जीरो होगा। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि बोथ द केसीएल एंड केवीएल अप्लाई इन द एवरेज सेंस। एवरेज की बात हो रही है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं हो रही। सही है, जैसे आगे हम अभी कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो उसमें फर्ज कर लें ये पावर आपकी पॉजिटिव निकलती है आधे साइकिल में, अगले साइकिल में ये नेगेटिव हो जाती है। तो एवरेज क्या है, जीरो। एवरेज क्या है, जीरो। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, फॉर एग्जांपल इस टाइम तो कोई पॉजिटिव आ रही होगी, इस पे निकालें तो कोई नेगेटिव आ रही होगी, लेकिन एवरेज जीरो होगी, एवरेज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। टाइम कांस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम कांस्टेंट्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वी टेंड टू वर्क इन मेनी सर्किट्स with large capacitances and inductance which lead to large time constants. टाइम कांस्टेंट के फार्मूले क्लियर है, वही आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में क्या होगा, कि टॉ इज इक्वल टू आरसी, और इंडक्टिव सर्किट्स हैं तो एल ओवर आर, उसमें क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो टॉ इज इक्वल टू आर सी, और दूसरा क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट कम का मतलब क्या है कि फास्ट है, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा का मतलब क्या, स्लो है, सिंपल। अच्छा, और
मसलन ये आपका अगर इस तरह की वेव है आपकी, टाइम कांस्टेंट टाइम स्केल इस तरह की वेव है, नॉन लीनियर है, इस नॉन लीनियर का फंक्शन क्या होगा, e की पावर माइनस टी। इसको हम लीनियर भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम नॉन लीनियर को लीनियर बना देंगे, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों के लिए, जैसे इतने हिस्से के लिए ये लीनियर है, फिर इतने में लीनियर है, इतने में लीनियर है, इतने में लीनियर है, सही है, इतने में लीनियर है, इतने में लीनियर, इस तरह से, यानी नॉन लीनियर सिस्टम को लीनियर मॉडलिंग, तो उसमें टेलर सीरीज आपने पढ़ी है मैथ के अंदर, e पावर माइनस टी को तोड़ दें 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, इसको इग्नोर कर दें, तो ये देखें e पावर माइनस टी को हम ऐसे भी मॉडल कर सकते हैं। हाँ एरर होगा, तो सारे रीजन में हमने मॉडल भी नहीं करना, इसमें करेंगे तो ये तो गलत आ जाएगा, आंसर ही गलत होगा। तो थोड़े थोड़े रीजन में इसके इसकी इसकी इस हिसाब से ना आप इसको जो है वो मॉडलिंग कर सकते हैं। ये शायद ये थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट है, इसमें एक नॉन लीनियर को लीनियर बनाते हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्विच मैट्रिक्स, स्विच मैट्रिक्स, स्विच यानी ऑन ऑफ मैट्रिक्स, स्विच का ऑन ऑफ पैटर्न क्या है, सही है। So it is a very useful tool to represent a power electronic circuit operation and related to the input variables and signals analysis with switch metric involves identify and define all the possible states. States are defined based on all the possible combinations of switches in the matrix. Switches have two possible states, either on, either off, ठीक है, या स्विच ऑन है या ऑफ है, एम्पलीफायर मोड में नहीं है हमारा स्विच, या ऑन है या ऑफ है, या सैचुरेशन में है या कट ऑफ में है, सही है। दूसरा क्या, फॉर ईच पोजीशन स्टेट रिलेट आउटपुट सिग्नल्स टू द इनपुट वेरिएबल्स बाय कंसीडरिंग बाय द टू कंसीडरेशन द टाइम एट ईच स्टेट पोर्शन ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट टू द स्विचिंग पीरियड, कंबाइन द प्रीवियस रिलेशनशिप्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूज। अच्छा जी ये देखें जी, मजीद आगे चलते हैं, स्विच की सिलेक्शन, स्विच कैसे सिलेक्ट करना है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि जी IGBT लगाना है, मॉस FET लगाना है या BJT लगवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये आपको मैंने करवाया हुआ है, रिवाइज करवा देता हूँ। अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो BJT, अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो मॉस FET, अगर मीडियम फ्रिक्वेंसी है तो IGBT के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मैंने बताए हैं, BJT के बेनिफिट क्या है लेकिन नुकसान क्या है, इसी तरह मॉस FET के क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान है, ये हमें पता है। अच्छा करंट कंडक्शन डायरेक्शन में देखें, देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस, एक होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन फॉर वन वे टू वे, फॉरवर्ड डायरेक्शन यूजली फ्रॉम सोर्स टू लोड, बाई डायरेक्शनल बोथ डायरेक्शंस, if the current only circulates then reverse, just reverse the switch and make it forward conducting switch। अच्छा voltage present at the switch when it is blocking the current flow, the definition relies on the voltage polarity of the switch when it is the blocking the current flow and with respect to the forward current direction can be reverse blocking, forward blocking और bidirectional। देखें ये जरा इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, देखें ये डायोड है ना, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा एनोड और कैथोड नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन, इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन। और रिवर्स में क्या होगा, अगर ये वाला पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो, तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में क्या हो जाएगा, क्या कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, इसको कहेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग। अच्छा जी थॉरेस्टर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक कंट्रोल टर्मिनल होता है, यहाँ पे प्लस है माइनस है लेकिन कंडक्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपने ट्रिगर नहीं किया हुआ, उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। क्या बोलेंगे उसको, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ये तीन चीजें हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, सही है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यानी फॉरवर्ड को भी ब्लॉक। इसी तरह मॉस FET भी है कि मॉस FET की आपने गेट को वोल्टेज नहीं दी होगे तो वो नहीं करेगा कंडक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक करेगा, सही है। तो ये चीजें हैं, इसको दोबारा देख लें, कैन बी रिवर्स ब्लॉकिंग, जिसको रिवर्स ब्लॉकिंग डायोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड बाइस्ड BJT और मॉस FET, और बाई डायरेक्शनल गेट टर्न ऑफ GTO। हमारे पास एक डिवाइस होता है गेट टर्न ऑफ, ये मैं आपको ना 10-11 किस्म के स्विच कराऊंगा, देखें तो कुछ तो आपको आते हैं, डायोड आपको पता है क्या होता है, मॉस FET भी पता है आपको क्या होता है, BJT भी पता है क्या होता है, तीन हो गए, IGBT भी पता है। आगे इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा SCR, UJT, ठीक है, फिर और कौन सा इसमें जैसे बता रहा GTO, ठीक है, और भी बहुत सारे स्विच जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये 10-11 किस्म के टोटल स्विच बन जाएंगे,
जिनको हम पढ़ेंगे। फिर उसमें एस होगा, लाइट एक्टिवेटेड एस होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे स्विच आ जाएंगे, ठीक है। वो हम उस वक्त डाइक आएगा, ट्राइक आएगा, ठीक है, डाइक, ट्राइक। फिर एक अच्छा, वो आगे चीज़ें आ रही हैं सारी। अच्छा जी, switches the power rating is significantly higher than their losses, switches power rating is significantly higher their losses। अच्छा, कुछ अब इसमें देखें हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। चलें, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी अब के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।